नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे संविधान की आत्मा पर हो रहे आघात की। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वर्ग के भीतर उपवर्ग की पहचान के लिए दायर याचिका को यह कहते हुए सुनने से मना कर दिया कि यह अधिकार संसद और राज्य के विधानसभाओं का है। दरअसल दलितों और आदिवासियों को संविधान में मिले आरक्षण का लाभ इस वर्ग के उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है जो इसके सही मायने में अधिकारी हैं। इनके आरक्षण का कोटा कभी धर्मांतरित मुस्लिम और ईसाई उठा ले जाते हैं, तो कभी इस वर्ग के वैसे लोग जो पहले से ही आरक्षण का लाभ लेकर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर्स या इसके समकक्ष अधिकारी बनकर समाज की मुख्य धारा में पहले ही शामिल हो चुके हैं। आरक्षण हासिल करने के जो सही पात्र हैं उन तक आरक्षण का लाभ पहुंच ही नहीं पाता। आरक्षण की अमृत धारा ऊपर से नीचे पहुंचते पहुंचते सूख जाती है। संविधान निर्माताओं ने समाज के दलित और पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आरक्षण का जो प्रावधान किया था, वो प्रावधान उन तक सही मायने में पहुंच नहीं पा रहा है। आरक्षण के इन प्रावधानों का लाभ समाज के इन वर्गों को मिला भी, लेकिन धीरे धीरे इन प्रावधानों से मिलने वाले लाभ का दायरा दलितों और पिछड़ों के ही एक खास वर्ग तक सिमटने लगा। OBC वर्ग में इस समस्या को सबसे पहले पहचाना गया और समाधान के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया, जो अभी भी लागू है। यानी OBC के भीतर में क्रीमी लेयर का प्रावधान है। क्रीमी लेयर की पहचान का मानक वहां पर तय किया हुआ है और आरक्षण का लाभ सिमट कर एक परिवार या खास वर्ग तक सीमित नहीं रहे, इसके लिए आरक्षण को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सीमित करने के लिए क्रीमी लेयर की पहचान की गई। अगर आसान भाषा में कहें तो OBC आरक्षण का लाभ उठाकर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर्स या उसके समकक्ष अधिकारी जो अधिकारी बने हैं उनके बच्चों को आरक्षण की श्रेणी से बाहर रखने का प्रावधान ही क्रीमी लेयर की पहचान है, ताकि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंच सके जो इसके सही मायने में अधिकारी हैं। क्रीमी लेयर के अभाव में धर्मांतरित और आरक्षण का लाभ उठाकर समाज की मुख्य धारा में पहले से ही शामिल हो चुके दलित ही दलितों का अधिकार छीन रहे हैं। उनके कोटे के आरक्षण का लाभ उन्हें लेने नहीं दे रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या दलित ही दलितों का अधिकार छीन रहे हैं? क्या SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर होना चाहिए? क्या धर्मांतरित SC/ST भी दलित से आरक्षण का अधिकार छीन रहे हैं? इन्हें इस वर्ग से अलग किया जाना चाहिए? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो है कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में IAS, IPS और ऊंचे पदों पर बैठे SC/ST अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करना या ना करना यह फैसला कार्यपालिका और विधायकों का विशेषाधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आरक्षण का असली लाभ सही पात्रों तक पहुंच रहा है? आरक्षण संविधान में दलितों और वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए दिया गया था, ताकि पीढ़ियों से चली आ रही सामाजिक और आर्थिक असमानता को मिटाया जा सके। लेकिन अब जब संविधान के तहत आरक्षण का मकसद दलित समाज के गरीब और वंचितों को मुख्य धारा में लाना है, तो ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों के बच्चों द्वारा इसका लाभ उठाना कितना न्यायोचित है? IAS, IPS और इनके समकक्ष पदों पर बैठे SC/ST समुदाय के व्यक्ति या परिवार सामाजिक और आर्थिक ऊंचाइयों को हासिल कर चुके हैं। ऐसे में उनकी अगली पीढ़ी के लिए आरक्षण बनाए रखना गरीब दलितों का हक मारने के जैसा है। संविधान ने आरक्षण इसलिए दिया था ताकि हाशिए पर पड़े दलित और आदिवासी समाज के लोग समान अवसर पा सके। लेकिन क्रीमी लेयर की अनुपस्थिति से आरक्षण की मूल भावना कमजोर हो रही है। आज जब गरीब दलित मुख्य धारा में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या SC/ST आरक्षण केवल क्रीमी लेयर तक ही सीमित रह गया है? अगर क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाता है, तो वंचित तबकों के लिए आरक्षण का सही उपयोग हो सकेगा। क्रीमी लेयर का सिद्धांत पहले ही OBC आरक्षण में लागू है, जिसने आरक्षण के लाभ को सही हाथों तक पहुंचाया है। अगर यही मॉडल SC/ST आरक्षण पर भी लागू कर दिया जाए, तो गरीब दलितों को मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिलेगा। इससे समाज में सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता का उद्देश्य भी पूरा होगा। समाज ने आरक्षण को सीमित समय के लिए लागू किया था, लेकिन क्रीमी लेयर ना होने के कारण यह सीमा बार बार बढ़ती चली गई। अगर आज SC/ST में क्रीमी लेयर लागू हो, तो आरक्षण का असली फायदा वंचितों तक पहुंचेगा। अब वो वक्त आ गया है कि SC/ST आरक्षण को वंचितों तक पहुंचाने के लिए क्रीमी लेयर की पहचान हो, तभी संविधान का उद्देश्य सामाजिक न्याय की असली परिभाषा पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो संविधान में सामाजिक न्याय के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन ये न्याय सही मायने में हो नहीं पा रहा है, क्योंकि दलितों का हक जो है वो दलितों के द्वारा ही छीन लिया जा रहा है। और एक खास वर्ग ऐसा बन चुका है दलितों के भीतर में, SC ST के भीतर में, जो आरक्षण का लाभ लगातार उठा रहा है और जिसे सही मायने में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पा रहा है। और यही बात, ये केवल दलित के भीतर में जिन्होंने जिनका एक जनरेशन आरक्षण का लाभ उठा चुका है वैसे ही व्यक्ति नहीं है, बल्कि इसी वर्ग में, इसी श्रेणी में वो लोग भी हैं जो धर्मांतरित हो चुके हैं, यानी जो SC थे पहले, ST थे पहले, और अब जो है उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके या तो इस्लाम कबूल कर लिया है या नहीं तो वो ईसाई बन गए हैं। लेकिन बावजूद इसके वो SC ST के आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। और यही वजह है कि SC ST के जो जनता है, मूल जो लोग हैं, उनके लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं और हाशिए पे गिरते जा रहे हैं, हाशिए पर पहुंचते जा रहे हैं। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। नेहा धवन जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे। मधु मुकुल त्रिपाठी जी है, अधिवक्ता है, सीनियर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और भगवान नायक हमारे साथ है, दलित चिंतक, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। और भगवानू जी हमारे साथ है, भगवानू नायक जी, जो दलित चिंतक के रूप में हमारे साथ है। और चर्चा की शुरुआत में भगवानू जी से ही करना चाहूँगा। भगवानू जी, जिस तरीके से ये मसला आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह जो है संसद का अधिकार है, इस पर कोर्ट कर, ये तो बात सही कही उन्होंने। लेकिन ये जो मसला उठा है, क्या आपको भी लगता है कि दलित के वर्ग का जो आरक्षण है वो सही मायने में दलितों को मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि इसके भीतर में क्रीमी लेयर की व्यवस्था नहीं है? जब व्यवस्था शुरू हुई थी आरक्षण की, उस दौरान में तो ठीक है, 1-2 जनरेशन तक जो आपने उठाया, जो भी IAS IPS बन गए, डॉक्टर इंजीनियर्स बन गए, बड़े बड़े अधिकारी बन गए, अब उन्हीं के बच्चे जो हैं वो इस आरक्षण का लाभ उठा पा रहे हैं। जो सही मायने में दलित हैं, जिनको मिलना चाहिए, उनको ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से OBC के भीतर में क्रीमी लेयर की व्यवस्था है, उसी तरीके की व्यवस्था जो है SC ST में भी होना चाहिए? देखिए मुकेश जी, सबसे कोर्ट ने जो आज जो फैसला दिया और कहीं ना कहीं संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, तो सर्वोच्च न्यायालय है, हमने बहुत दिया है। देखिए जो है वो आपकी आवाज़, भगवानू जी, आपकी आवाज़ मुझे लग रहा है कि शायद नेटवर्क की कुछ समस्या है, आपकी आवाज़ सही मायने में क्लियर नहीं हो पा रही है। मैं एक बार अपने PCR की टीम से कहूँगा कि एक बार ज़रा ऑडियो इनका ठीक करें। तब तक मैं नेहा धवन जी के पास मैं जा रहा हूँ। नेहा जी, यह जो व्यवस्था है, हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि आप जो है, मैं इस पे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस पे अधिकार नहीं है कुछ कहने का, इसलिए आप जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ जा करके आप अपील कर सकते हैं। वहाँ जाके, यानी सरकार, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से ये मांग की जा सकती है। कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट भी किया है इनडायरेक्टली, क्योंकि जब आप सीधे अपने यहाँ कहने कि ये हमारा अधिकार नहीं है और आप जो सक्षम जो एजेंसियाँ हैं वहाँ पर जाकर के आप इसकी मांग कर सकते हैं, तो एक तरीके से उसे इंडोर्स करना भी कह सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सही मायने में जो SC ST का आरक्षण जो है वो SC ST के उन वर्गों को नहीं मिला जो सही तौर पे उन्हें मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार हैं? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो इस पर ये कहना मुझे लगता है कि उचित होगा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और हमारे संविधान में ये मेंशन है, ये मान लिया है कि नीति बनाना या कोई भी कानून बनाना, उसका अधिकार कोर्ट के पास में नहीं है। उसका अधिकार जो है वो कार्यपालिका और विधायिका के पास में है। हमारे पास में MLA सांसद हैं जो कानून बनाने और नीति और योजनाएं बनाने का काम करते हैं। तो ये बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप जो है वो नहीं करना चाहते। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक मत रहा है, उन्होंने हमेशा संविधान का सम्मान किया है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में जो भी ये संदेश पूरी जनता के समक्ष हमने क्लियर कर दिया था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार अभी वर्तमान केंद्र में है, माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने ये बात मीडिया के समक्ष आकर भी क्लियर की थी कि SC और ST में क्रीमी लेयर का जो प्रावधान की बात है, ये ना तो हमारे ओरिजिनल उसमें है, कंटेंट में है, जो संविधान हमारा ओरिजिनल है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था, उसमें कहीं पर भी क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। इसलिए हम SC और ST वर्ग के साथ खड़े हैं और उनके लिए इस तरह का प्रावधान जो
हमारे संविधान में नहीं है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है। और दूसरी बात, एक मेरा मत और भी है मुकेश जी यहाँ पर, कि जो ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर का प्रावधान है, उसको हम एससी और एसटी वर्ग के संदर्भ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों वर्गों में अंतर है, दोनों की जो सामाजिक व्यवस्था है उनमें भी अंतर है। और एससी और एसटी जो है वो बिल्कुल अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर का प्रावधान होना उचित हो सकता है, वो भी राज्यों के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है और किसी में कोई जाति ओबीसी में आती है, किसी राज्य में वो जाति जो है ओबीसी में नहीं आती है, तो प्रत्येक राज्य के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग निर्णय हो सकता है। लेकिन एससी और एसटी में क्रीमी लेयर को ओबीसी की क्रीमी लेयर के साथ में भी मैच करना मुझे न्याय संगत बात नहीं लगती है। नेहा जी, आपने ये बात कही, लेकिन आपकी बात का मैं थोड़ा सा खंडन करना चाहूँगा और कुछ उदाहरण के साथ मैं करना चाहूँगा। दूसरी बात, जो बात आपने कही, मुझे लग रहा है कि रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान से भी ये हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने पब्लिक डोमेन में भी ये बात कहा। उन्होंने कहा कि वो आरक्षण का फ़ायदा नहीं उठाएंगे और अपने बच्चों को, अगर हालांकि वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन मतलब कि आने वाले पीढ़ी जो है वो भी उनको नहीं देंगे, क्योंकि वो इस बात का सम्मान करते हैं कि हम जो है आरक्षण की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए जिनको अगर हम ले लेंगे तो हम उसी कोटे में से लेंगे ना, तो वो कोटा जिसको असल जो अधिकारी है। बात है ये, आपके ऊपर बात है। और मुझे लगता है कि हर किसी को चिराग पासवान जी की तरह आगे आकर ये बात स्वयं स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि आज अगर हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इस बात को लेते हैं, कानूनी तौर पर नहीं लेते, बीजेपी और कांग्रेस और अन्य पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के आधार को नहीं देखते हैं, अगर हम एक मनुष्य होने के नाते, भारतीय होने के नाते इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति को आगे आना चाहिए समाज में और अपने वर्ग के उन व्यक्तियों के लिए वो स्थान खाली छोड़ना चाहिए जो उनके ही वर्ग के। बिल्कुल, लेकिन नेहा जी, अगर कोई नहीं छोड़ता है, अगर कोई नहीं छोड़ता है तो फिर तो वो किसी का हक ही मार रहा है ना, तो ओरिजिनल व्यक्ति को तो वो मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए तो प्रावधान सरकार को करना चाहिए। मुझे लगा एक बार रीथिंक तो इस पर होना ही चाहिए, क्योंकि अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी सबसे पहले सब्सिडी छोड़ने की बात करी थी कि जो सक्षम है वो सब्सिडी छोड़ेगा। ये उसी तरीके की तो बात है कि जो सक्षम है वो आरक्षण भी छोड़े, जिन्हें मिलना चाहिए उनको मिले, जिनको ज़रूरत है उनको मिले। मैं एक बार फिर से भागवनु नाइक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे, उसके बाद मैं मधु मुकुल त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। मुस्कुरा रहे, सुन रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि कुछ विस्फोटक बोलेंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने इस पर पहले भी चर्चा की है, क्योंकि ये केवल बात ये नहीं है यहाँ पर कि कोई IAS IPS बन गया इस वर्ग से, केवल उसी को मिल रहा है। इनफैक्ट जो धर्मांतरित हो गए हैं, जो ईसाई बन गए हैं, जो मुसलमान बन चुके हैं, वो भी तो आपका हक मार रहे हैं ना, वो भी दलितों का हक मार रहे हैं। तो आखिर इनसे बचने के लिए कुछ तो एक प्रावधान सरकार को करना चाहिए। भगवानू जी, आपको क्या लगता है कि ये जो लोग पहले से 1 या 2 पीढ़ी तक जो है जिन्होंने आरक्षण का लाभ उठा लिया है और समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो उद्देश्य था कि आरक्षण के जरिए उन लोगों को, जो लोग समाज की मुख्य धारा में नहीं है, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, तो जब आप मुख्य धारा में आ गए समाज के, फिर भी आप आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी जिन लोगों को आना चाहिए उनके अधिकार को आप रोक रहे हैं, उनको मुख्य धारा में आने से वंचित कर रहे हैं। देखिए मुकेश जी, आज मंत्रालय ने जो फैसला किया है तो हम सबको स्वागत कर, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अगर किसी को अधिकार है तो वो देखिए जो रिजेक्ट है, चाहे वो IPS को भगवानू जी, मुझे लग रहा है कि आपका नेटवर्क बात क्लियर नहीं कर रहा। मैं एक बार PCR और धीरे धीरे अगर बोलेंगे ना भगवानू जी, थोड़ा नेटवर्क धीरे धीरे बोलेंगे तो पूरी आवाज आएगी क्लियर, थोड़ा स्पीड कम करेंगे तो पूरी आवाज आएगी जी। नहीं, मुझे लग रहा है कि ऑडियो आप अगर गाड़ी कहीं रोक लेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आवाज़ भी सही ढंग से आ पाएगी। आवाज़ अभी पहुंच रही है आपकी। मधु मुकुल त्रिपाठी जी के पास आप जाएंगे। मधु जी, इस मामले पे पहले भी चर्चा आपसे हुई है और उसका उद्देश्य, जो एंगल था वो हम लोग का ये था कि जो धर्मांतरित हो चुके हैं SC ST से, जो ईसाई बन गए, जो मुस्लिम बन गए, वो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं और दलितों का हक मार रहे हैं। अब उसी श्रेणी में क्रीमी लेयर के लोगों को भी रखा जा रहा है। OBC में यह प्रावधान किया गया, वो अभी भी है। और अभी मैं पंजाब हाई कोर्ट और जोगिंदर सिंह का एक मसला था, उसमें कोर्ट ने ये कहा था, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, कि इसमें जो OBC का प्रावधान जो है, 7 बेंच थी, 7 बेंच में से 4 लोगों ने इसका समर्थन किया था।
मुझे लगता है कि इस पे एक बार चर्चा होनी चाहिए। और एक कानून क्या कहता है, कानून ने जो बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पे कह नहीं सकते, ये बात सही है, वो नहीं कह सकती, लेकिन आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि दलितों का हक जो है वो दलित ही मार रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करें अपने आप को। मुकेश जी, मेरी आवाज हाँ, अब आ रही है जी। मुकेश जी, आपको साधुवाद एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय उठाने के लिए। जी। मुकेश जी, ऐसे आप उठाते ही रहते हैं, लेकिन ये बहुत मेरे लिए थोड़ा पैथेटिक कंडीशन हो रही है कि बीजेपी का जो स्टैंड है वो थोड़ा सा दूसरे तरफ जा रहा है। आप देखें, संविधान में ये प्रावधान जो आया वो अपग्रेडेशन के लिए आया। बिल्कुल। अगर आप बाबा साहब की बात करेंगे तो केवल 10 साल के लिए उन्होंने रखा था। उनको ऐसा लगता था कि 10 वर्ष में जो सामाजिक विषमता है वो समता में आ जाएगी। चलिए, नहीं आ पाया किसी कारण से, चाहे राजनीतिक फेलियर रहा हो या जो भी रहा हो। अब विषय आता है धर्मांतरित लोगों को। देखिए, कुछ लोग जो एक तरफ तो आर्थिक मदद लेकर के किसी प्रलोभन बस धर्मांतरित हो जाते हैं और वो इधर भी कंटिन्यू रिजर्वेशन को रखते हैं। जी। निसंदेह वो, जैसे आप देखें, एक 10 सीटें हैं, 10 सीटें कुछ पार्टिकुलर लोगों के लिए हैं, लेकिन 4 वो ले गए तो उसी में से चले गए। वो एक गलत विषय है, उस पर सरकार को नियम बनाना चाहिए। सरकार इससे नहीं बच सकती। दूसरा विषय आप देखें, जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर की स्थिति है, क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्या एससी एसटी इस समाज से अलग हैं? क्या इस एससी एसटी भारत के नागरिक नहीं हैं? आप उनका अपमान कर रहे हैं ये कह करके कि वो हमेशा, एक बार उनको आपने रिजर्वेशन दे करके अपग्रेड कर दिया, लेकिन उनका मानसिक लेवल हमेशा डाउन रहेगा। इसीलिए तो आप कह रहे हैं ना कि उनको जो क्रीमी लेयर है, जो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, जो बिजनेसमैन है, जिसका इनकम अप टू स्टैंडर्ड है, वो उसको हम वंचित नहीं करेंगे, वो भी ये आरक्षण का लाभ लेता रहेगा। यानी आप उनको मानसिक रूप से डाउन मान रहे हैं, उनकी कैपेसिटी को आप कम कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि ओबीसी अगर 2 पीढ़ी तक उनको रिजर्वेशन का फायदा मिल गया तो वो समकक्ष आ गए, क्योंकि उनका मानसिक स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है। लेकिन एससी एसटी 2 पीढ़ी तक आरक्षण लेने के बाद भी वो उस लेवल पर नहीं आ पाए। ये क्या बात कर रहे हैं आप? क्या भारत में सामाजिकता का जो सामाजिक है, आर्थिक विषमताएं हैं, उसको आप हमेशा लेके चलना चाहते हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 को आप वायलेट कर रहे हैं? अब बात आती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही कहा कि कानून बनाने का कार्य हमारा नहीं है। हम कानून की व्याख्या कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं संवैधानिक है या असंवैधानिक है। इसीलिए उन्होंने इंडोर्स किया, ये संवैधानिक है। अगर सरकारें चाहें तो कानून बना सकती हैं। इसीलिए उन्होंने एडवाइस किया कि आप पार्टिकुलर फोरम में जाएं, वो फोरम इस पर कानून बनाए, क्रीमी लेयर को आरक्षण न दे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस पर रोक नहीं होगी, कानून की बाध्यता नहीं है। अब मेरे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे राजनीतिक लोग, कोई भी किसी भी पार्टी के हों, वो समरसता लाना चाहते हैं, सामाजिक संभाव लाना चाहते हैं, या कांग्रेस की तरह कंटिन्यूअस केवल वोट की राजनीति करना चाहते हैं। ये वास्तव में पैथेटिक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है सर, हमारे साथ जो भगवानू नाइक जी भी जुड़ गए हैं। भगवानू नाइक जी का ऑडियो भी शायद अब ठीक कर दिया, मुझे अभी कहा जा रहा है। भगवानू नाइक जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मेरा जो सवाल था आपने सुन लिया होगा, तो उसका जवाब दें। और मैं फिर से आपके सवाल को दोहरा देता हूं, अपने सवाल को, कि क्या आपको लगता है कि दलित ही दलितों का हक मार रहा है आरक्षण का? क्योंकि जो दलित आरक्षण का लाभ उठा करके मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, बिजनेसमैन बन चुके हैं, वो भी अगर आरक्षण का लाभ उठाते रहेंगे तो वैसे लोग जिन्हें आरक्षण का लाभ उठा करके मुख्य धारा में आना है वो वंचित हो जाएंगे कहीं ना कहीं। क्या आपको लगता है कि वहाँ भी एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए?
मुकेश जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है जी। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता कि दलित ही दलित के अधिकार को छीन रहे। भारत के संविधान में जो व्यवस्था की गई है रिजर्वेशन की, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो हजारों साल से जो लोग पिछड़े थे, जो समाज की मुख्य धारा से अलग थे, उनका उत्थान के लिए देश में सामाजिक समानता लाने के लिए रिजर्वेशन की बात की गई, लाई गई। चाहे वो दलित का बेटा हो, दलित का बेटा हो या आज तक एक दलित का बेटा हो, रिजर्वेशन में जब तक पूर्ण रूप से इस देश में एक सामाजिक समानता नहीं आती, जाति व्यवस्था खत्म हो जाता, जाति भेदभाव खत्म हो जाता, तब तक मेरे ख्याल से ये जो रिजर्वेशन है इसको रहना चाहिए। अब देखिए, धवन मैडम को मैं सुन रहा था, उसने बहुत ही अच्छी बात कहा और कहीं न संविधान की भावनाओं के अनुरूप ही आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक निर्देश दिया है या आदेश दिया है, ऑर्डर जो उन्होंने जो एक निर्देश दिया है, ये हमारा काम नहीं, ये सरकार का काम है। तो कहीं ना कहीं इस देश में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था, ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है सर मुकेश जी। ये कहीं ना कहीं हमारे देश में एक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। भागवानी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अभी आपसे असहमत नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है। समाज की मुख्य धारा में लाने की बात आप कर रहे हैं, तो समाज की मुख्य धारा में कोई आ गया है, इसकी कसौटी क्या है? जी बताइए, इसकी कसौटी क्या है, कैसे तय करें, कैसे मान लेंगे कि ये व्यक्ति मुख्य धारा में आ चुका है? मैं बताता हूँ सर, आज भी अगर आप एक देश में देखेंगे, पूरे भारत में देखेंगे, आप गांव में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, झुग्गी बस्तियों में, आज झुग्गी बस्तियों में कौन रह रहा है, आप वहां जाके वेरीफाई कीजिए। गांव में आज वही तो बात हम कह रहे हैं कि जो दलित झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, घर नहीं है, खाने को नहीं है, वो कब तक ये इन चीज़ों से भुगतते रहेंगे? जो लोग, जिनको आरक्षण का लाभ ले करके जो लोग मुख्य धारा में आ चुके हैं, वो जब जगह छोड़ेंगे तभी तो उनको मिलेगा। 15% में, अगर 15% आरक्षण में 10% लाभ जो है वही लोग उठा रहे हैं जो IAS IPS है, जो बिजनेसमैन है, जो डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं, तो क्या उन्हीं की पीढ़ी उठाती रहेगी, या जो झुग्गी झोपड़ी में बैठे हुए लोग हैं, जो SC ST समाज के, उनको भी कभी मिलेगा मौका? मैं तो वही कह रहा हूँ, आप भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई ये कैसे खत्म होगा? ये तो क्रीमी लेयर बना के ही आप खत्म करेंगे, अगर नहीं तो कोई दूसरी कसौटी बताएं जिससे ये खत्म हो सके। मुकेश जी, आपकी चिंता को मैं बिल्कुल एकदम स्वीकार करता हूँ, आपने बहुत अच्छा कहा जी। आज अगर जो दलित वर्ग से, जो ST ST वर्ग से जो IAS बने, IPS बने, बड़े बड़े पदों में आए, वो भी कहीं ना कहीं इसी रिजर्वेशन के कारण भारत के संविधान में। आप एक तरफ उनको कर दीजिए, लेकिन आज आजादी के 70 साल के बाद भी अगर लोगों की जो दयनीय स्थिति, जिनकी हम चिंता कर रहे हैं, जिन पर हम बात कर रहे हैं आज के विषय में, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? नहीं, जिसकी भी जिम्मेदारी थी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, बहुत डाइवर्ट हो जाएगा आप जो डिस्कशन है। जिसकी भी जिम्मेदारी थी, जिसकी भी जिम्मेदारी थी, लेकिन आखिर हमें हक देना है ना, उन्हें मुख्य धारा में लाना है ना। तो मुख्य धारा में लाने के लिए अगर आप सामने में कोई ऑब्स्टैकल है तो उसको हटाएंगे ना हम। तो उसको हटाने की जो कसौटी तैयार की गई है, वो कसौटी आप अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो कोई दूसरी कसौटी बताएं जो नहीं ये कर लीजिए। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, ये कसौटी नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा ना। वो उसको हटाने से इस वर्ग का जो गरीब वर्ग जो बता रहे हैं, या जो पिछड़े हुए लोग हैं, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, इस बात की भी कोई वो कैसे बिल्कुल बढ़ेंगे ना। आखिर जीतन राम मांझी की बात करें, रामविलास पासवान की बात करें, चाहे रामदास अठावले की बात करें, ये सब मुख्य धारा में आ चुके हैं। ये अपने बच्चों के लिए बोलते हैं हम नहीं लेंगे रिजर्वेशन, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे ही अगर दूसरे दलित जो IAS IPS बन चुके हैं, वो भी तो करे घोषित कि हम आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे, हम अपने समाज के दूसरे लोग हैं वो आरक्षण का लाभ लें, क्योंकि इनके बच्चे जो हैं वो निश्चित तौर पे जो दूसरे दलित के बच्चे हैं उससे आगे होंगे, वो उनके साथ कहीं compete नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें लाभ ही नहीं मिल पाएगा। सर इसका एक जवाब दूंगा मुकेश सर, जो हमारे देश में भारत के संविधान में जो रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की गई है, वो आर्थिक आधार पर नहीं की गई। बिल्कुल वही कह रहे हैं ना, तो आर्थिक आधार पे एक IAS IPS जो आर्थिक रूप से सक्षम हो चुका है, वो उसको नहीं लेना चाहिए ना। इसीलिए तो क्रीमी लेयर का प्रावधान करने की मांग की जा रही है। मुझे लगता है कि इससे आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दलित ही दलितों का हक मार रहा है, क्योंकि वो भी दलित कोटे से ही, जो IAS IPS बन चुके हैं वो दलित कोटे से ही ले रहे हैं, तो वो दलित का ही तो हक मार रहे हैं ना।
मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि दलित ही दलित का हक मार रहे हैं। चलिए मैं फिर आऊँगा, आ जाऊँगा, और भी सवाल है हमारे पास कांग्रेस के प्रवक्ता सतीश बघेल जी भी जुड़ गए हैं, मैं उनके पास एक सतीश बघेल जी, क्या मैं आऊँगा मधु जी, मैं आपके पास भी आऊँगा। सतीश जी, क्या आपको लगता है जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था जो ओबीसी में है, उसी तरीके की व्यवस्था जो है SC ST में भी करने की मांग हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा है कि ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है, संसद और विधानसभाओं का काम है, लेकिन जहां जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके सामने आवाज उठाई जानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि सही मायने में अगर दलितों को उसका अधिकार देना है तो वैसे लोग जो अधिकार पा चुके हैं, मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, उन्हें अपनी पहचान खुद ही आगे बढ़ करके अलग कर लेनी चाहिए, ताकि समाज के जो दूसरे लोग हैं जो नीचे से ऊपर आना चाहते हैं उनके मार्ग में वो बाधा ना बने, उन्हें आरक्षण का लाभ सही रूप में मिले? सतीश जी, इसमें मेरा ये कहना है कि जो SC ST का जो वर्गीकरण है या क्रीमी लेयर की जो बात है वो बिल्कुल गलत है। अभी हमें क्रीमी लेयर या वर्गीकरण की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारी सीटें होती हैं वो सीटें पूरी फुल नहीं होती हैं, NFS लगा दिया जाता है, नॉट फॉर सूटेबल। आप एक बात बताइए ना, जब पूरी सीटें नहीं है, जब कंपटीशन टफ हो जाए, जब सीटों पे ज्यादा लोग हो, कैपेबल लोग हो, एलिजिबिलिटी ज्यादा लोगों की हो, तब ये चीजें लाने की जरूरत है। अभी जरूरत नहीं है। अभी तो NFS को हटाने की जरूरत है। जो अगर ये मुद्दा क्रीमी लेयर या क्लासिफिकेशन का है, ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। अभी NFS हटाने की बात होनी चाहिए, और बात ये होनी चाहिए कि हम किस तरह से ज्यादा कैपेबल SC ST के बच्चों को किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा जो गहरा वो है, मैं ये कहूंगा मुद्दा है, दुखद बात भी है कि स्कूल बंद होते जा रहे हैं। यूपी में 7 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। वो कौन से समाज के हैं? SC ST समाज के हैं। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम उन बच्चों को काबिल क्यों नहीं बना पा रहे हैं। वो अलग विषय है, लेकिन आपने जो कहा कि अभी जो है जो पूरा लाभ भी बच्चों के समाज के लोग नहीं उठा पा रहे, इसलिए अभी ये प्रावधान नहीं किया जाना, अभी आपने कहा, तो क्या आपको लगता है कि कोई एक समय होना चाहिए, कुछ समय, वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो समय सीमा क्या होना चाहिए? कोई क्राइटेरिया नहीं। आपने कहा ना कि अभी नहीं करना चाहिए, तो कभी, इसका मतलब आपका कभी नहीं करना, आपने कहा कि अभी नहीं। नहीं मुकेश जी सुनिए ना भैया, अभी मैं ये कह रहा हूँ, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं हो सकता। इस चीज का टाइम फिक्स तब हो सकता है, टाइम फिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन शर्तें तो हो सकता है। इस गोल को जब हम अचीव कर लेंगे तब कर सकते हैं। वो गोल कितने समय में अचीव करेंगे वो नहीं तय कर सकते, लेकिन गोल तो आप अचीव कर सकते हैं ना, गोल तो सेट कर सकते हैं ना आप। कि दलित ही दलितों का अधिकार छीन रहे, कभी धर्मांतरित दलित तो कभी अपर लेयर में यानी मुख्य धारा से जुड़ चुके दलित। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सतीश जी कुछ बोल रहे थे, बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ा था। सतीश जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, और अभी आप स्क्रीन पे मुझे दिख नहीं रहे, इसलिए जी दिख गए। जी सतीश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं कह रहा था जी कि जो रिजर्वेशन मिला हुआ है SC ST को, वो 22.5% मिला हुआ है। आज तक आप UPSC कैंडिडेटों की बात करें, IAS IPS की बात करें, तो आप देखेंगे कि उनके पास जो रिजर्वेशन है, जो रिजर्व सीटें हैं, वो उतनी सीटों पे IPS नहीं है। IPS का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 4700 समथिंग IPS है इंडिया के अंदर, जिनमें से 4100 IPS सामान्य वर्ग से है, जनरल कैटेगरी से है। अब आप अंदाजा लगाइए, जो SC ST है उनको 22.5% आप निकालेंगे तो वो लगभग अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि 800 से 1000 के आस। वैसे SC ST में रिजर्वेशन का शायद आप ये करें 15% ही है, 15% आरक्षण है SC ST को, और 20% नहीं है, 15% है। और 15% के हिसाब से पहले ये था, जो नीचे की नौकरियों में जो है ये जो आंकड़ा था, ये आंकड़ा पूरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। आप 10-15 साल पुरानी बात कर रहे हैं वकील जी। मैंने 10 अभी में जो क्राइटेरिया है अभी वो नहीं है। अभी मैं भी देख करके आया हूँ पूरा, मैं भी पूरा रिसर्च करके आया हूँ बघेल जी। मैं बता रहा हूँ अभी का ये, भैया आप पुराना आंकड़ा बता रहे हैं। एक बार ठीक है, मैं मधु जी के पास, मैं एक आंकड़ा बता दूं आप उस पे, 4700 में से 4100 जनरल कैटेगरी से हैं, जिनकी पॉपुलेशन 10% है। वो देखिए उनके जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को SC ST या OBC में नहीं डाला जा सकता सर। ये बात आप गलत, पता नहीं कैसे आप कह रहे हैं, नहीं कर सकते ना। जो सीटें हैं वो परसेंटेज वही रहेगा, भले वो वैकेट रहे, सीट जो है वो खाली होगी, लेकिन रिजर्व वाला में नहीं दिया जा सकता ऐसा। ये चीज, अरे पोस्टिंग
भाई साहब ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी, दूसरी दिशा में चली जाएगी। मैं आप अलग से बात कर लीजिएगा, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मधु जी, मेरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट है, जो हम जिन्हें उठाना चाह रहे हैं, जिन्हें अधिकार दिलाना चाह रहे हैं, हाँ। हमें उन्हें कैपेबल बनाना पड़ेगा। तो वही तो कह रहे हैं, तो उनको कैपेबल कैसे बनाएंगे, उसी को कैपेबल बनाने की तो बात हो रही है। मधु जी, कैपेबल एजुकेशन से बनाएंगे ना। अब एजुकेशन संस्थान खत्म किए जा रहे हैं तो कैसे बनेंगे? फिर आप पॉलिटिकल ये में चले गए, आप कहाँ खत्म किया जा रहा है? SC ST को अभी भी मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। महिला लड़कियों को जो है 10th 12th तक मुफ्त में शिक्षाएं दी जा रही है, और स्कूलों की संख्या बढ़ी है, कम नहीं हुई है। नहीं, आप फिर पॉलिटिकल पे, मैं पॉलिटिकल बहस नहीं है बघेल जी। मैं आपको, आप अधिवक्ता है, मैं आपको डेटा के साथ जो है हम लोग चर्चा करेंगे। नेहा जी नहीं दिख रही है। मधु जी बोलिए। मुकेश जी, अभी हमारे भगवानू जी कह रहे थे कि कानूनी प्रावधान, जो संविधान में बहुत सारे प्रावधान स्थायी नहीं रहे जी। आपको याद होगा कि बाबा साहब ने इसको केवल 10 वर्षों के लिए किया था। बिल्कुल, उन्होंने इस पर संविधान में 10 वर्ष के लिए था, उसके बाद एक्सटेंशन हुआ। अब इस पर देखा जाएगा कि ये किस लिए था। ये था समाज में उन लोगों को बराबर लाना, सामाजिक समरसता लाने के लिए, समाज में बराबरी लाने के लिए आरक्षण दिया गया था, न कि आरक्षण एंजॉयमेंट के लिए दिया गया था। अब देखें आप, कानूनी प्रावधान के द्वारा अगर इसको बढ़ाया गया तो कानूनी प्रावधान के द्वारा जो इससे वंचित रह रहे हैं, जो जिनको इसकी आवश्यकता है, उनको दिलाने के लिए अगर कानून सरकार बनाती है तो संविधान के विपरीत नहीं होगा। इसका एंडोर्समेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया। अगर आप देखें तो बहुत सारा SC ST का रिजर्वेशन, यानी जो सीटें हैं सॉरी, वो कन्वर्टेड लोग ले रहे हैं। बिल्कुल, वो अपने आप को कन्वर्ट तो कर ले रहे हैं लेकिन शो नहीं कर रहे हैं, रिजर्वेशन ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके दादा के यानी परदादा IAS थे, वो उनके दादा भी IAS थे, लेकिन वो आज रिजर्वेशन आज भी ले रहे हैं। तो ये विषय यहाँ चिंतनीय है कि जिसको आवश्यकता नहीं है वो रिजर्वेशन ले रहा है, जिसको आवश्यकता है उस बेचारे को भी ले नहीं पा रहा है। बहुत अच्छी बात कही कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अरे भाई, वही तो बात कही जा रही है कि उनको जो स्कूल, इनकी स्कूलिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं रिजर्वेशन का फायदा उनको नहीं हो रहा है। मुफ्त शिक्षा है, उनको कोई बता नहीं रहा है, कोई ऐसी शक्ति है जो उनको रोक रही है। तो एक ऐसी व्यवस्था जो वंचित हैं, जिनको चाहिए रिजर्वेशन का फायदा, उनको दिया जाए, और जो कन्वर्टेड लोग इसको ले रहे हैं उनका हक मार रहे हैं, या जो सामाजिक स्तर पर आ गए हैं हक मार रहे हैं, उनसे छीना जाए। अगर ऐसा कोई कानून संविधान के दायरे में कोई सरकार बनाती है, इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? कहीं कानून की अगर व्यवधान होता तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कहता संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में ये संभव नहीं है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप उचित फोरम में जाइए, कानून बनाने का कार्य हमारा नहीं है, ये हमारी शक्ति के बाहर है। तो मेरे भाई, ये कानून का कहीं अड़चन, कानूनी अड़चने नहीं है। नेहा जी को कहिए वो सरकार से बात करें और वो इसको लेकर चलें कि कहीं ना कहीं जो वंचित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जो इस लाभ से वंचित रह रहे हैं, जिसका फायदा कन्वर्टेड लोग ले रहे हैं। नहीं, बल्कि दो चीजें हैं मधु जी इसमें दो चीजें हैं। नेहा जी अभी सुन रही है, मैं नेहा जी के पास भी जाऊंगा। इसमें दो चीजें हैं। एक तो चीज जो आपने कही, जैसा कि अभी सतीश बघेल जी कह रहे थे, मैं थोड़ा बहुत मैं सतीश बघेल जी से मैं सहमत हूं इस बात को लेकर कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट है, बहुत सारे ऐसा सेक्शन है सरकार का या नौकरी का जहां पर SC ST वाला जो पद है वो खाली है, वहां पर कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। ठीक है, आप कुछ दिन तक आप चाहते हैं इसको और लागू करना, जो क्रीमी लेयर जो है कुछ टालना चाहते हैं तो आप टाल सकते हैं। लेकिन जो कन्वर्जन वाला मामला है,
जो कन्वर्टेड लोग जो आप में घुस रहे हैं, आपको धर्मांतरित होकर के धर्म के आधार पे जो है वो आरक्षण उठा रहे हैं, दलितों का आरक्षण का हक मार रहे हैं, उन्हें तो रोकने के लिए तत्काल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत लंबे समय से जो है ये मांग उठ रही है, तो इसे तो तत्काल एड्रेस किया जाना चाहिए। नेहा जी, अगर मेरी आवाज़ आपको पहुंच रही है तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप इस पर अपनी राय दें। अच्छा, नेहा जी भी नहीं है। मैं एक बार भगवानू जी के पास वापस आऊँगा, उसके बाद मैं आऊँगा मधुमुख जी के पास। भगवानू जी, क्या आपको लगता है कि एक समय के लिए मान लीजिए क्रीमी लेयर वाले मसले को आप टाल दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जैसा कि सतीश जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को अगर मैं सहमत हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैं चलो उस चीज़ को टाला जा सकता है। लेकिन ये जो कन्वर्टेड लोग हैं जो SC ST के आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इसे तत्काल रोका जाना चाहिए? देखिए मुकेश जी, ऐसा लगता है कि आंदोलन के संबंध में संविधान में कहीं पर भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी भी कोई अपना धर्म को बदल सकता है, ये अधिकार संविधान में तो मुक्त हुआ है, लेकिन जाति जो होती है उसकी जाति वो कभी भी नहीं बदली जाती। आज कोई व्यक्ति है, कल कोई हिंदू है, कोई मुसलमान बन जाए, कल या क्रिश्चियन बन जाए, लेकिन उसकी जो जाति है वो जाति वो उसके हमेशा वो बने रहती है। तो ये कहीं ना कहीं जो नहीं, जातीय व्यवस्था से मुक्ति के लिए ही तो वो धर्म बदलते हैं। जो धर्म बदल रहे हैं उनको लग रहा है कि हम जो है अभी जातीय व्यवस्था में पिछड़े हैं, समाज में हमें कोई समाज में वैल्यू नहीं दे रहा है, तो जिस समाज में जाति नहीं है मैं वहाँ जाता हूँ, और यही कह करके धर्मांतरित कराया जाता है। तो जब आप जाति को छोड़ करके धर्म में जा रहे हैं तो आप इस जाति से मिलने वाले लाभ को भी तो छोड़िए, ताकि जो ओरिजिनल जो लोग हैं उस जाति के, उनको उसका फ़ायदा मिल सके। देखिए मुकेश जी, अलग अलग चीजें हो सकती है। कोई व्यक्ति आस्था के लिए जा सकता है, हो सकता है कोई व्यक्ति निजी लाभ के लिए, तो इसको स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि वो अगर धर्मांतरण कर रहा है तो कोई निजी लाभ के लिए कर रहा हो। नहीं, एक चीज भगवानू जी देखिए, भगवानू जी जो संविधान में, भगवानू जी मैं आपसे कह रहा हूँ, जो संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है, और आरक्षण में किस जाति को OBC में मिले, किस जाति को SC ST में मिले, इसकी व्यवस्था की अगर इसमें आने वाली जातियों की लिस्ट हमेशा अपडेट होती रहती है, राज्य सरकारें अपडेट करती रहती हैं इसमें। तो अगर आप धर्मांतरण कर लिए हैं आप, तो आप तो जिस धर्म में आपने धर्मांतरित हुए हैं, आप उस धर्म की जाति में तो नहीं हुए हैं, तो आपको तो आरक्षण का लाभ वैसे ही नहीं मिलना चाहिए। तो इन चीज़ को कानून बना के ही रोका जा सकता है, तो इसे रोका जाना चाहिए ना। इसका विरोध क्यों करते हैं आप लोग? इसमें तो दलितों इसका विरोध करने का मतलब है जो कि आप दलित के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर नहीं रुकेगा तो दलितों को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। मैं नेहा जी से यही सवाल पूछना चाहूँगा। नेहा जी, क्या आपको लगता है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं अपना, जो दलित थे, SC ST समाज के थे, और वो इस्लाम धर्म को अपना लिए या क्रिश्चियनिटी को अपना लिए, क्या उन्हें भी दलितों का आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए? डिबेट में दो बातें हो रही हैं, और जो अब बात आई है सामने वो एकदम करेक्ट बात है जिस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। उससे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि उन्होंने आज इस नेशनल डिबेट में ये स्वीकार कर लिया कि वो आरक्षण के खिलाफ है, और क्योंकि उनके समय में कांग्रेस ने 50 साल से ज्यादा लगभग जो है वो देश पर राज किया, अगर उनके समय में सही आरक्षण का लाभ सही व्यक्ति को मिला होता तो आज हमारे जितने भी वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जो विभिन्न विभागों में लोक सेवा में हैं, उनमें बहुत सारे IAS जो हैं वो सीनियरिटी लेवल पर जो है वो SC और ST समाज से होते, वो नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कांग्रेस के समय में जो आरक्षण के खिलाफ और दलितों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसका स्पष्ट डाटा जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके सामने रख दिया। मुकेश जी, अब मैं बात करती हूँ आपकी बात पे, जो आपने कहा बिल्कुल 100% इस बात से सहमत हूँ कि जो धर्मांतरित दलित जो बने हैं, या फिर यूं कहें कि जो दो चीजें हो गई, एक धर्म के आधार पर आरक्षण और एक आरक्षण लेने के लिए धर्म परिवर्तन करना, ये दोनों ही गलत बात है। ये दोनों ही माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के खिलाफ है, और ये दलितों के आरक्षण के खिलाफ है। क्योंकि कुछ व्यक्ति, इसमें दोनों चीजें, कुछ व्यक्ति जो है वो अपना धर्म का परिवर्तन इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ राज्यों में उनके आधार पर उनको आरक्षण मिल सके, वो भी दलितों का हक खा रहे हैं। और जो दलित होते हुए भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और उससे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, इसमें भी वो दलितों का ही हक खा रहे हैं। तो ये दो बातें हमें बहुत ध्यानपूर्वक से जनता के सामने रखनी पड़ेंगी, देशवासियों के सामने रखनी पड़ेगी कि जैसे केरल एक राज्य है,
उस राज्य में कुछ लोग अपने आप को आरक्षण लेने के लिए तो आप दलित बता रहे हैं, लेकिन आप हैं क्रिश्चियन या फिर मुस्लिम, और आप आरक्षण लेने का लाभ लेने के लिए अपने आप को दलित भी बता रहे हैं, और उधर से जो है आप मुस्लिम और जो क्रिश्चियन है उस कम्युनिटी के लाभों को भी ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो दो चीजें हैं कि दलितों के आरक्षण में भाजपा का जो मत है वो वही मत है कि हम दलितों के आरक्षण को किसी और व्यक्ति को खाने नहीं देंगे, किसी और व्यक्ति को इसका लाभ लेने नहीं देंगे, केवल दलित वर्ग के लोग ही इस आरक्षण का लाभ लेंगे, जिसमें अगर धर्मांतरित दलित आते हैं वो दलितों का अगर हक मार रहे हैं, बिल्कुल मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और समय की अपनी सीमा है। भगवानू नाइक जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप जो है वो धर्मांतरित आप हो चुके हैं या आप अभी भी हिंदू धर्म में आस्था रख रहे हैं? मैं तो हिंदू धर्म जन्म से हूँ और धर्म के प्रति अपनी आस्था रखता हूँ। तो सर नहीं, चलिए, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप धर्मांतरित लोगों के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, तो मुझे ये थोड़ा सा बड़ा अटपटा लगा, इसीलिए मैंने चाहा कि ये साफ हो जाना चाहिए, क्योंकि नाम से तो साफ ये होता नहीं है। ये तो पूछना ही पड़ता है हम लोगों, क्योंकि नाम से ये साफ नहीं हो पाता, क्योंकि नाम तो बदलते नहीं है लोग। जी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। देखिए, ये काम सरकार का है और अभी केंद्र सरकार इस संबंध में धर्म बदलकर आरक्षण का लाभ लेने वाले दलितों के संबंध में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग इसकी कहीं न कहीं एक विवेचना भी कर रही है। तो सरकार की सवाल यह है कि जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने उन्होंने कहा था स्पष्ट रूप से, किसी भी देश का कानून कितना भी अच्छा हो, संविधान कितना भी अच्छा हो, उसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे, कानून का कोई मतलब नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो दबे कुचले जो लोग हैं, पिछड़े जो लोग हैं, दलित है, जो समाज के अंतिम छोर में है, ये सरकार की नीयत होती है तो उनको कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। नहीं, ठीक है भैया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन समाज के मांग के अनुरूप ही सरकारें नियम बनाते हैं, कानून बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है सरकारें। अगर हम मांग नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत हमें नहीं लगेगा, तो सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। हो सकता है वो आपको अच्छा भी लगे, वो आपको बुरा भी लगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। हालांकि ये चर्चा और भी आगे बढ़ सकती थी, सतीश जी से बहुत कम चर्चा हुई। हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश जी आपका, नेहा जी आपका, मधुमुकुल जी आपका और भगवानू नाइक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएं, ये चर्चा शुरू हो गई है कि दलित ही दलितों का हक मार रहे हैं, क्योंकि केवल जो लोग मुख्य धारा में जो दलित आ चुके हैं, केवल वही केवल हक नहीं मार रहे हैं, बल्कि धर्मांतरित हो चुके दलित भी ओरिजिनल दलित का हक मार रहे हैं। और ये हक उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक ये उन्हें मिलेगा नहीं, तब तक समाज की मुख्य धारा में वो जुड़ेंगे नहीं। जितनी देरी से उन्हें हक मिलेगा, उतनी ही देरी से वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।